उत्तराखंड में बीते कई हफ्तों से चल रहे सियासी सस्पेंस का क्लाइमेक्स करीब है और संभावना ये बन रही है कि उत्तराखंड की सत्ता एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में होगी, क्योंकि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 10 मई को 2 घंटे के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा और इसी दौरान उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। खास बात यह है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस के 9 बागी विधायक वोट नहीं डाल सकेंगे। विधानसभा की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी होगी। फ्लोर टेस्ट के नतीजे का ऐलान भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण का आदेश केंद्र के तैयार होने के बाद दिया है। 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए केंद्र की राय पूछी थी। कोर्ट ने सारी पार्टीज को सुन के ये फैसला किया है कि मंगलवार को 10 मई को 11 बजे एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा असेंबली का, जिसमें एक ही एजेंडा रखा जाएगा कि रावत साहब का कॉन्फिडेंस है या नहीं है। इस पे विभाजन होगा और दोनों पक्ष अपने अपने वोट डालेंगे। अब लड़ाई उत्तराखंड के स्वाभिमान की है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से यहाँ के स्वाभिमान को रौंदने का काम किया है, इस तरीके कि जो हमारे आत्मगौरव पर लगातार छूट की जा रही थी, उसका भी जवाब जरूर हमारे विधायकगण 10 तारीख को देंगे। अब जरा उत्तराखंड का मौजूदा अंक गणित भी देख लीजिए, जिससे ये साफ अंदाजा लग जाएगा कि पलड़ा किसका भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 71 है, जिनमें 1 मनोनीत है। 9 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 62 होगी। बहुमत के लिए हरीश रावत सरकार को 32 विधायकों का साथ चाहिए। कांग्रेस के 36 विधायक, लेकिन 9 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 27 है। निर्दलीय और दूसरे दलों के 6 विधायक जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के पास कुल 33 विधायक हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के 28 विधायक, बीजेपी का 1 विधायक हरीश रावत सरकार का समर्थन कर रहा है। बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। सरकार ने, कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि उस दिन सरकार बहुमत में थी। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे वहाँ बहुमत है, बहुमत सिद्ध करेंगे। नहीं, बहुमत तो फिलहाल हरीश रावत को सिद्ध। नहीं, अब आप ऐसे पहले कैसे कहते थे कि हरीश रावत सिद्ध कर रहे हैं, वो तो कहेंगे हम बहुमत में है करके, तो उनको अधिकार है कहने का। आंकड़ों से साफ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने कमजोर होमवर्क के साथ सियासी चाल चली थी? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सवाल सीधे सीधे यहां पर अब बहुत बीजेपी पर खड़े हो गए हैं, केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के होमवर्क पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि 28 मार्च को जो स्थिति उत्तराखंड विधानसभा में होती, ठीक वही स्थिति 10 मई को अब होगी। हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा, बागियों की सदस्यता बर्खास्त रहेगी। यानी जो बात तत्कालीन विधानसभा स्पीकर ने कही, जो बात नैनीताल की हाईकोर्ट ने कही, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। तो मुद्दा यही है कि आखिर इन 1.5 महीनों में केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी को हासिल क्या हुआ। इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी, बिग डिबेट, उत्तराखंड पर फंसी मोदी सरकार। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक सवाल है यहां पर, और जो अभी तक पिछले 1.5 महीने का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद यह सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चूक थी। सवाल क्यों, हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार। 27 मार्च को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। 27 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा निलंबित रखी गई थी। शासन व्यवस्था की विफलता के आधार पर यह राष्ट्रपति शासन लगा था। केंद्र ने राज्यपाल के पॉल की रिपोर्ट को आधार बनाया था। राज्यपाल ने राजनीतिक हालात को गंभीर बताया था और विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई थी। ध्यान दीजिए, 28 मार्च को हरीश रावत को बहुमत साबित करना था, लेकिन 27 मार्च को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंची।
पहुंचे कांग्रेस, और उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर बहुत सख्त टिप्पणी की और राष्ट्रपति शासन हटाया गया। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन के बाद ये भी कह देता है सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार हटा नहीं सकती। और अब अंततः वही बात आई जो तत्कालीन विधानसभा स्पीकर ने कही थी, हरीश रावत को फ्लोर टेस्ट में से गुजरना होगा और बहुमत साबित करना होगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ है सुभाष कश्यप, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। किशोर उपाध्याय हैं, प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस, उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। अली अनवर मेरे साथ हैं, एमपी हैं और जेडीयू लीडर हैं, ये भी इस पैनल में शामिल होंगे। और मेरे साथ बीजेपी के उत्तराखंड के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे, हम उनको भी इस डिबेट में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी का स्वागत है। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले। जो हमने अभी कुछ तथ्य दिखाए, हमने दिखाया कि पिछले 1.5 महीनों के दौरान क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद साबित का मौका मिल रहा है। फ्लोर टेस्ट में वो अपना बहुमत साबित करेंगे, ये मौका उनको मिल रहा है। तो क्या ये आप मानते हैं आप कि राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगाना केंद्र सरकार की एक बड़ी चूक थी? बिल्कुल चूक नहीं थी, क्योंकि हरीश रावत सरकार के यहां अलोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने जब वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ था, 9 उनके विधायकों को अवसर नहीं दिया गया अपनी बात को रखने का और ठीक से मतदान करने का। उसके बाद जब राज्यपाल ने जब रिपोर्ट भेजा केंद्र को, तो केंद्र को राष्ट्रपति शासन उस रिपोर्ट के आधार पर जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी, वो केंद्र ने अपना निर्णय लिया। राज्यपाल की रिपोर्ट, चूंकि केंद्र का प्रतिनिधि संवैधानिक तौर पर राज्यपाल है, राज्यपाल की रिपोर्ट आई और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने का वहां फैसला किया गया। चूंकि वहां नैनीताल हाईकोर्ट गए, नैनीताल हाईकोर्ट का पहला जो फैसला था उसमें त्रुटियां थी, जिसको डिवीजन बेंच ने सुधारा, और सुप्रीम डिवीजन बेंच ने जब अगला फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्थगिति दी। यदि पहले ही कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष जो कांग्रेसी की तरह काम किए, यदि उन्होंने संविधानविद की तरह काम किया होता, संविधान के प्रति दायित्व दिखाया होता, तो यह संकट पैदा नहीं होता। प्रेम शुक्ला, तो संकट की जड़ में मेरे पास कांग्रेस है, बहुत लंबी फहरिस्त है सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस टिप्पणियों की जो इस पूरे मामले के दौरान, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कही है। साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को हटाना अराजकता का एहसास कराता है और आम लोगों के विश्वास को डगाता है। तपती धूप, इस तरह के फैसले 1957 से 2014 तक का इस्तेमाल करते हैं। तो इन टिप्पणियों को क्या माना जाए प्रेम शुक्ला? इस तरह के 1957 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने से लेकर नीतीश कुमार की बिहार की सरकार को बर्खास्त करने तक 300 से अधिक मामले कांग्रेस ने बारंबार संविधान का उल्लंघन किया है। किंतु चूंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय की जो व्याख्या है वो सर आंखों पर है, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूर्ण करने का दायित्व केंद्र ने पूरी तरह से निभाया है। ये इस मामले में स्पष्ट है। नहीं प्रेम शुक्ला, आपने जिस बॉम्बई केस का हवाला दिया वो भी हम आपको बताते हैं। बॉम्बई एसआर बॉम्बई केस में जो 1989 में कर्नाटक की एसआर बॉम्बई सरकार बर्खास्त हुई थी, उसमें भी कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि सरकार के बहुमत का फैसला सदन के भीतर ही होगा। एसआर बोमई ने जब केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी थी, अगर आपको याद हो या ना याद हो, तो आप जिस फैसले का आप बता रहे हैं, जिस रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के फैसले में सवाल उठ गए थे। गौरव जी वही बात कर रहा हूं मैं। नहीं एसआर नहीं, इसी बात पर करो। एसआर बोमई के फैसले का कांग्रेस सम्मान करती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को उस दिन उनके नवनिर्वाचित विधायकों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, क्यों वंचित किया गया? और एसआर बोमई के फैसले के बाद बारंबार 1994 में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली 4 सरकारों की बर्खास्तगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सुन लीजिए। तो लोकतंत्र की हत्या करने की जिसकी आदत रही है, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। यह भी एक हास्यास्पद स्थिति है। ठीक है, आपके साथ हो तो लोकतंत्र की हत्या और आपके साथ ना हो तो वो
केंद्र सरकार का एक जिम्मेदाराना रवैया है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है प्रेम शुक्ला? लेकिन मैं आऊंगा प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। किशोर मालवीय मेरे साथ है सर, मेरे पास भी रिपोर्ट है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का 356 पर फैसला भी है और बूटा सिंह के फैसले पर जो विवाद हुआ था बिहार की सरकार को लेकर मेरे पास वो भी है, वो भी उदाहरण है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का लंबी टिप्पणियां भी मेरे पास है। लेकिन मैं किशोर मालवीय को लाना चाहता हूं इस डिबेट में। किशोर मालवीय मैं आपको लाऊंगा और सवाल यहां पर यह है, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, किशोर उपाध्याय माफ कीजिएगा, किशोर उपाध्याय, कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला क्या कांग्रेस के लिए एक राहत भरी हवा है? और क्या आपको लगता है कि अब उत्तराखंड में आप फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर लेंगे? गौरव जी, जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ, मैं उससे बहुत दुखी इसलिए हूं कि मैं उत्तराखंड आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही भी रहा हूं। मैं अपने साथी की बात अभी सुन रहा था। मैं कांग्रेस को फ़ायदा हो नुकसान हो, हमारी सरकार को फ़ायदा हो नुकसान हो, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि उत्तराखंड की राजनीति जिस तरह से कलंकित हुई है देवभूमि की, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की रही है। आपने एक चलती हुई सरकार का कत्ल किया है। वहाँ पर विजय वर्गीय जी क्या कर रहे थे? वहाँ विधानसभा के फ्लोर पर उसमें दर्शक दीर्घा में बैठ करके मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, पहली बात कि आपने सरकार गिराई, एक सरकार का कत्ल किया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताइए ना कि आपको भाजपा की सरकार बनाने की ऐसी क्या वहाँ जल्दबाजी पड़ रखी है? अभी 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद उत्तराखंड में चुनाव होने थे, आपने क्यों ऐसा काम किया? अगर कर भी दिया था तो आप सीधे सीधे ये कहते हैं कि आपके विधायकों ने गिराई, कृपया उसको गलत तरीके से तर्जुमा न करें। सुनिए, अरे भैया मैंने आपको, प्रेम जी, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है। किसने सरकार को गिराया? या सारी सारी दुनिया ने देखा है। बिहार से लेकर के मैं ये जानना चाहता हूँ 2004 से लेकर के 2014 तक भाई यूपीए ने कौन सी सरकारें गिरा दी? ऐसी क्या वो खूनी प्यास है नरेंद्र मोदी जी की ड्रैकुला की तरह, जो सरकार की सरकार कांग्रेस की जो सरकारें हैं उनका? इसका मतलब सोनिया गांधी ड्रैकुला है? हरियाणा की सरकार नहीं, किशोर उपाध्याय आप इंदिरा गांधी ड्रैकुला है। मैं एक सवाल दोहराना चाहूंगा। आपके पैनल पर सब बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनसे कृपा करके ये पूछिए कि 18 तारीख को क्या सरकार बहुमत खो चुकी थी या नहीं खो चुकी थी? इस पर सीधा जवाब चाहिए कि क्या बहुमत खो चुकी थी? माफी चाहता हूं, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सीनियर विशेषज्ञ हैं। नहीं, किशोर उपाध्याय सवाल आपसे नहीं है, ये विधान सवाल आपसे नहीं है, तय करेंगे, मौका दूंगा आपको। ये जिससे भी सवाल है, ये सवाल प्रेम शुक्ला से है। कश्यप जी वहाँ की स्थिति को जाने बिना कमेंट कर रहे हैं। नहीं, ही इज वेरी सीनियर फेलो और हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए किशोर उपाध्याय, और हम सब मानेंगे कि हम सबसे अच्छी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। किशोर उपाध्याय, वी शुड रेस्पेक्ट हिम और इस बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन किशोर उपाध्याय मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जो सवाल पूछा है वो सीधा आपसे पूछा गया है, जरा जवाब दीजिए इस बात का, जो बात सुभाष कश्यप जी ने पूछी है। जी, निश्चित है 18 मार्च 2016 को हरीश रावत की सरकार सदन का विश्वास खो चुकी थी, यह वस्तु स्थिति थी। इसीलिए जो है विधानसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन विधायकों के अधिकारों पर, जबकि उन्होंने कोई व्हिप जारी नहीं हुआ है, उन्होंने कोई उनके खिलाफ मतदान नहीं किया है, फिर भी उनकी सदस्यता को खारिज किया, जिस पर अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना बाकी है। इसलिए उन विधायकों के कंडक्ट को गलत साबित करने का कोई प्रमाण ठीक, ओके, आपका जवाब आ गया प्रेम शुक्ला। सुभाष कश्यप जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आपने जो सवाल पूछा था आपको उसका जवाब मिला? जी नहीं, दोनों तरफ से पूछ लिए ना। अच्छा, किशोर उपाध्याय आप बताएंगे इस बारे में, तरफ से क्या जवाब है? किशोर उपाध्याय नहीं, आपका जवाब जल्दी 30 सेकंड में। 18 तारीख को जी सरकार बहुमत में थी, किसी ने कोई वोट का डिवीजन नहीं मांगा, ये स्थिति थी विधानसभा में वहाँ, और ये गलत बयानबाजी है कि किसी ने वहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट की बात की थी। जब वहाँ पर एप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक पास हो गया, उसके बाद बीजेपी और ये 9 विधायक जो हैं वो वेल में आए हैं
तब वहां पर विधानसभा अध्यक्ष जी भी नहीं थे। उस दिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई थी और उस दिन सरकार बहुमत में थी। ये बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के पैड पे अजय भट्ट जी जो इनके वहां अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और वहां विधानमंडल दल के इनके नेता भी हैं, उसके पैड पर दस्तखत करके तब ये राज्यपाल जी के पास गए। जब ठीक है सर, ओके, जवाब मिल गया आपका। सुभाष कश्यप साहब, आपको जवाब मिल गया होगा आपका दोनों तरफ से। अब आपका क्या आकलन है सर? जी, सवाल ये है, ये तो तथ्य की बात है, फैक्ट्स की बात है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। ये जो लोग सदन में थे और आपके जो नेता आपके पैनल पर हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं दोनों सवाल कि पहला ये कि बहुमत खो चुके थे या नहीं खो चुके थे, दूसरा सवाल कि एप्रोप्रिएशन बिल गिर गया या नहीं गिरा, डिवीज़न की मांग की गई या नहीं की गई। अगर डिवीज़न की मांग की गई थी तो उसको कंसीड न करना गलत था, अगर मांग की ही नहीं गई तो फिर कोई सवाल नहीं उठता। अब जहाँ तक 9 विधायकों का सवाल है, 18 तारीख को 9 विधायक सदन के पूरे सदस्य थे और उन्हें मतदान का पूरा अधिकार था। एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जो उनके मताधिकार का अधिकार ले सके जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया सर। सर, आप संविधान के जानकार हैं और आपने जो बात कही है इस पर मैं आपसे यस और नो में एक जवाब चाहूंगा सर। आपके हिसाब से 18 मार्च को क्या वहां पर सरकार गिर गई थी या नहीं? ये तो तथ्य की बात फिर आ गई। मैंने कहा ये नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी वहां मौजूद नहीं था, मैं नहीं कह सकता। अगर डिवीजन की मांग की गई थी और नहीं कंसीड की गई तो गलत था। अगर 9 विधायकों को निकालने के बाद सरकार बहुमत में नहीं रहती है तो सरकार बहुमत में नहीं है, क्योंकि उन 9 विधायकों को मताधिकार का पूरा अधिकार संविधान के अंतर्गत, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उन्हें मताधिकार था 18 तारीख को। डिस्क्वालिफिकेशन को सही भी मान लें तो वो बाद में हुआ। 18 को ये कोई नहीं कह सकता कि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। अली अनवर, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे हरीश रावत सरकार पर सवाल उठ गया। जो बात यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कर रहे हैं, हम इनको बीजेपी और कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते। इज वेरी न्यूट्रल और जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक तो उस वक्त हरीश रावत की सरकार ने गड़बड़ी की वहां पर उसी दिन, क्योंकि डिवीजन की मांग हो गई थी और वो नहीं स्वीकारी गई। देखिए गौरव जी, तलाक के बाद ही कोई मर्द या औरत दूसरी शादी कर सकता है, तो तलाक इसीलिए ना एंटी डिफेक्शन लॉ बना है और फ्लोर पर ना उसका टेस्ट होगा। और उस समय तो डिमांड नहीं की गई डिवीजन की। 18 मार्च को ये लागू नहीं था। नहीं, उस दिन तो डिमांड नहीं की, डिवीजन की बात नहीं आई। इसीलिए सवाल ये है, उसी दिन वेल में आए थे, उसी दिन डिवीजन की डिमांड की गई थी। इसीलिए वेल में क्यों आए थे? डिवीजन की मांग थी, डिवीजन की डिमांड थी, यही और डिमांड करते हुए वेल में आए विधायक। आप नहीं, उसके लिए बनाया गया है। लागू नहीं हो सकता, तब जाकर के पार्टी में डिवीजन होगा। नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। एंटी डिफेक्शन लॉ को ठीक से पढ़िए। सुभाष जी इसी पैनल में हैं, आप गलत एंटी डिफेक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अली अनवर प्रेम शुक्ला आप लोग तो कोशिश किए, बिहार में भी कोशिश किए, बिहार में भी आप लोगों ने कोशिश करके देखी। ये कोई पहली कोशिश थोड़े है, बिहार में भी इसी तरह से खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। अनर्गल आरोप नहीं, हमें बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। अली अनवर बिजनेस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने, कांग्रेस बीजेपी ने बिहार में भी ऐसी कोशिश की। फिर क्या और अब भी आप कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कस रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि क्या आप उपाय करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड में आप खरीद फरोख्त का और जोड़ तोड़ का क्या उपाय करेंगे, इसकी कोई इसीलिए सचेत है। खरीद फरोख्त कौन कर रहा था? शुक्ला हरीश रावत खरीद फरोख्त कर रहे थे, इसीलिए पकड़ा कौन गया? अब भी
नहीं, खरीद फरोख्त करते समय पकड़ा कौन गया? निर्णय के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये तो अफसोस की बात कौन पाया गया? ये तो अफसोस की बात है। अनवर जी कृपया बताएं, खरीद फरोख्त करते हुए कौन पाया कायदे गया? कानून संविधान से आपका कोई मतलब नहीं है। कौन पाया गया? आपकी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। करते हुए कौन पाया गया, कृपया बताइए ना। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला खरीद फरोख्त से भी आरोप लगा दिया हरीश रावत ने। खरीद फरोख्त करते प्रेम शुक्ला समय कम है और जल्दी जल्दी हम अपनी बात पूरी कर लें। अरे आपने आरोप लगा दिया। हरीश रावत कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है और सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। वो पता है, चारा चोर के कंधों पर बैठे लोग, चारा चोर के कंधों पर सवार लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये अत्यंत हास्यास्पद है। जो कल तक लालू जी को जंगल राज कह रहे थे, आ रहा हूं किशोर उपाध्याय आपके पास भी कर रहे हैं। कहां पर कहीं कोई खरीद फरोख्त अगर करते हुए पाया गया तो हरीश रावत पाए गए, संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो कांग्रेस के समर्थन में खड़े लग रहे हैं। संविधान की लोकतंत्र की हत्या करते हुए पाया गया तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष है। आप तो अब इसमें आप संविधान के डकैती कर रहे हैं, सीधे अपहरण कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं और अपहरण करने वाले का, डकैती करने वाले का, लूट करने वाले का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से जबरदस्ती किसी सरकार को, फेडरल स्ट्रक्चर है, आप किसी सरकार को इस तरह से ये कीजिएगा और इसका जस्टिफिकेशन ये होगा कि कांग्रेस ने पहले किया था, कांग्रेस ने किया था, जनता ने उसको सजा दी। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, छोड़िए वही काम सर, इस पर बात होती रहती है बहुत, इस पर आएंगे, बात करेंगे किसी दिन इस पर भी, और हम बात करते रहते हैं। हम अपनी बिग स्टोरी बिग डिबेट में हर मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन किशोर उपाध्याय, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू नाउ। किशोर उपाध्याय, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा और आखिरी कमेंट ये कि आप नहीं, हाँ ठीक है, मैं आपको ही मौका देने वाला हूं, लेकिन इस सवाल ये है कि अब तो 10 मई को तो डिसाइड हो जाएगा, 10 मई डी डे बनकर आएगा आप सबके सामने कि हरीश रावत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये देश के सामने आ जाएगा। आप कितने आश्वस्त हैं और आपको क्या लगता है कि जो निर्दलीय विधायक है वो आपके साथ ही क्यों आएंगे, क्यों नहीं आपके खिलाफ जाएंगे? अगर जो आप आरोप बीजेपी पर अभी लगा रहे थे तो वो तो फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरा पहली बात यह है और मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। पहली बात कि मान लीजिए हम सब कुछ खो चुके थे, सारे विधायक हमारे चले गए थे, तो मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को सीधे असेंबली भंग करके वो चुनाव में क्यों नहीं गए? प्रेम शुक्ला, एक फाइनल कमेंट आपसे लेके मैं इस शो को वाइंड अप करूंगा और फाइनल कमेंट आपसे ही, जैसा मैंने पूछा था और जैसा अलीन वो कह रहे थे कि आपने मेरा सवाल टाल दिया, लेकिन मैं फिर पूछूंगा और आपसे उम्मीद है कि आप उसी सवाल का जवाब देंगे। अगर हरीश रावत अपना फ्लोर टेस्ट में कामयाब रहते हैं और बहुमत साबित कर लेते हैं तो क्या ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा आपके लिए? वो बहुत अस्थिर सरकार होगी। जब 9 विधायकों का आखिरी फैसला आएगा तो हरीश रावत की सरकार फिर चली जाएगी।